नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां हम आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। जी हां दोस्तों, डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय कोर्स सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा, आपको प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की कठिनाई स्तर और कितने नंबर, किस तरीके के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या लेवल रहता है, सारी चीज़ें आपको इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, किसी भी छात्र छात्रा या किसी को भी अगर किसी भी विषय में, देखिए डीएलएड के किसी भी विषय में अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई शिकायत है, आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई क्वेरी, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप निसंकोच हमको जो है प्रश्न अपना भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8954094267, इस पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान 1 घंटे के भीतर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी विषय का प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पहले इसमें आते हैं 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब एमसीक्यूज आते हैं 15। तो एक एक नंबर के होते हैं, किस लेवल के आते हैं देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कार्य को बेहतर अंजाम देने के लिए सबसे मेन चीज़ है प्लानिंग, मतलब योजना। तो बी विकल्प इसका सही है। दूसरा है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय में नहीं होता? किस संगठन का समन्वय नहीं होता? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या उपरोक्त सभी। देखिए विद्यालय प्रबंधन की अगर बात करें तो वित्तीय संसाधन का उसमें समन्वय नहीं होता है। ठीक, मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं विद्यालय प्रबंधन के अंदर। अगला है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए किसका? गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। देखिए शिक्षण के अलावा जो मेन चीज़ है वो है अंतर्निहित गुण और उसके शक्तियों का विकास करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो हमारा डी विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार। देखिए कक्षा कक्ष में अगर बात करें तो जो फर्नीचर की व्यवस्था है वो उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार होनी चाहिए। मतलब कि कौन बच्चा किस तरीके से, मतलब किसकी हाइट कितनी है, ठीक, और क्या उनके जो है बैठने का तरीका है, तो उन सारी चीज़ को, मतलब उनके गद, शारीरिक अभिवृद्धि, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार या प्रशासन। देखिए अधिगम प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं कौन? पिता, माँ, शिक्षक या भाई बहन। तो देखिए सभी जानते हैं कि बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है। तो इसका क्या आंसर सही होगा? बी, माँ। अगला है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा जो समिति होती है विद्यालय की स्तर की, तो उसका सचिव कौन होता है? तो बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान या अभिभावक। देखिए ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव जो है बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक, मतलब हेड मास्टर होता है। अगला है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। आपके विकल्प हैं प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उचित वित्तीय प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। देखिए हमने सारी चीज़ें बढ़िया कर ली, हमारा प्रशासन बढ़िया है, हमारी योजना बढ़िया है, लेकिन अगर आपका वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपका सारा व्यवस्था जो है बेकार हो जाएगी। तो उचित वित्तीय प्रबंधन की सफलता को दर्शाता है। ए विकल्प आपका सही है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा अवलोकन करने का,
निरीक्षण करने का या निष्कर्ष निकालने का या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, लर्निंग कॉर्नर एक ऐसा कोना होता है जिससे जहाँ बच्चे को सीखने के लिए एक्टिविटियाँ कराई जाती हैं। तो अवलोकन करना, निरीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना, ये तीनों चीज़ें जो हैं बच्चा लर्निंग कॉर्नर से सीखता है। किससे सीखता है? लर्निंग कॉर्नर से। तो डी विकल्प इसका उपरोक्त सभी सही होगा। जिला समन्वयक के पद सृजित किए गए हैं किसके अधीनस्थ? अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, जिलाधिकारी के या जिला विद्यालय निरीक्षक के। देखिए जिला समन्वयक का जो पद है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करता है। तो बीएसए के अंडर में कार्य करता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए पीरियड की उपयुक्त अवधि क्या होगी? जो एक पीरियड होता है उसकी अवधि क्या होगी? 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट या 70 से 80 मिनट। देखिए 30 से 35 मिनट ये एक आदर्श वेला या आदर्श पीरियड हम कह सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। अगला है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 2 में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की संख्या। देखिए कक्षा 1 में पाठ्यपुस्तक 1 है, कक्षा 2 में पाठ्यपुस्तक 2 है, कक्षा 3 में पाठ्यपुस्तक 3 है। ठीक है, तो कक्षा 2 के लिए कितनी है? 2। अगला प्रश्न, सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध, विश्वसनीय या उपरोक्त सभी। तो देखिए सारे जो अभिलेख हैं आपके सही भी होने चाहिए, वैध भी होने चाहिए, विश्वसनीय भी होने चाहिए। तो आपका डी विकल्प जो है उपरोक्त सभी सही होगा। अगला है, समय सारणी उत्तम साधन है किसका? विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, प्रधानाध्यापक के लिए निरीक्षण की सुविधा का। तो देखिए इसका ऑप्शन लगभग सारे सही हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका बी है, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उत्तम साधन है क्या? समय सारणी, टाइम टेबल। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? देखिए सामान्य रूप से 2 प्रकार की, एक विषय के अनुसार, एक शिक्षक के अनुसार। ठीक, तो दोस्तों ये आपके 15 हो गए एमसीक्यू। उसके बाद आते हैं अतिलोकोत्तरीय 15, ये भी 1-1 नंबर के होते हैं। तो इसका आंसर आपसे अपेक्षा की जाती है कि एक पंक्ति से लेकर 30 शब्दों तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। जैसे मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक होते हैं प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय। छात्र देखिए वैसे तो 3 होते हैं, छात्र, शिक्षक और समुदाय। अब शिक्षक को क्या किया? प्रधानाध्यापक और अध्यापक के बीच में हमने बांट दिया। अगला प्रश्न है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? तो देखिए किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। क्या है मैनेजमेंट? किसी कार्य को उस मतलब जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा पारस्परिक सहयोग से, म्यूचुअल हेल्प से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही क्या है? प्रबंधन है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। देखिए कक्षा शिक्षण के लिए जरूरी चीज़ें क्या हैं? बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर के अलावा अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, ग्लोब, रेखाचित्र, आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि। तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कक्षा में होना जरूरी है, विद्यालय में होना जरूरी है। अगला है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। क्या होता है? देखिए समेकित शिक्षा का अगर अर्थ हम देखें तो ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मूल धारा से या मुख्य धारा से पीछे छूट गए, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही समेकित शिक्षा होती है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। कि अगर एक शिक्षक के बारे में बात करें तो कैसे वो प्रभावी कहा जा सकता है या हो सकता है? देखिए एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। सबसे पहली क्वालिटी कि हमें बच्चे का विकास करना है, कैसे करना है? कि उसकी कमियों को दूर करके। दूसरा, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। देखिए आप बच्चे के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व होते हैं, तो आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली। अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं व्यक्तियों को आदर प्राप्त करने में सक्षम है। मतलब जो भी उससे संपर्क में आए, मतलब उसकी व्यक्तित्व से क्या हो? अट्रैक्ट हो, उससे प्रेरणा ले। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार पाठ्य प्रक्रिया एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो ये सारे जो है तमाम प्रश्न हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अध्यापक अनुदान धनराशि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी खरीदने में, विद्यालय सुंदरीकरण के सामान खरीदने में,
शिक्षण अधिगम सामग्री खरीदने में। देखिए विद्यालय के जितने भी खर्चे हैं उसका जो है अध्यापक अनुदान धनराशि से उस चीज़ को क्रय किया जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM बोलते हैं इसे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो मुख्य उद्देश्य सुरुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना जिससे छात्र सामग्री के अध्ययन में अध्यापन में रुचि ले सकें। देखिए TLM से क्या होता है, बच्चों के अंदर रुचि प्रेरणा जगाना उस विषय के प्रति। अगर बच्चे उस विषय के प्रति उस रुचि लेने लगे तो निश्चित रूप से वो TLM जो है सार्थक है। लर्निंग कॉर्नर क्या है, अगला प्रश्न है। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा नीरस विषय को रुचिकर बनाया जाता है। लर्निंग कॉर्नर से उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है और लर्निंग कार्यक्रम से शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए लर्निंग कॉर्नर अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सीखने का कोना, एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे को सीखने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं तमाम सारी एक्टिविटीज़ और तमाम सारे उपकरणों के माध्यम से, तो उसे हमने लर्निंग कॉर्नर का नाम दिया है। अगला है पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। सुपरविज़न। देखिए पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविज़न का हिंदी रूपांतर है जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि, जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षा के अनुरूप होने चाहिए जिससे विद्यालय के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। देखिए सुपरविज़न क्यों जरूरी है और क्या अर्थ है इसका। सुपरविज़न का मतलब होता है उच्च दृष्टि। तो ऐसी दृष्टि मतलब आप विद्यालय को इस नज़रिए से देखें कि विद्यालय के जितने भी घटक हैं, छात्र, शिक्षक और समुदाय, उसका समुचित विकास हो सके, वही आपका पर्यवेक्षण है। आगे बढ़ते हैं। समय सारणी क्यों बनाई जाती है। तो टाइम टेबल की सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों को समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इससे विद्यालय में अनुशासन। देखिए सबसे मेन चीज़ अगर बात करें तो इससे रेगुलरिटी आती है और दूसरी चीज़ मेन है अनुशासन, डिसिप्लिन, छात्र और शिक्षक दोनों में। तो ये जो है समय सारणी का महत्व है। आगे बढ़ते हैं। डाइट मेंटर कौन होते हैं। डाइट मेंटर देखिए डाइट का एक महत्वपूर्ण पद है, ये डाइट में होते हैं डाइट मेंटर, जो कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शन बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। देखिए बच्चों को आने वाली समस्याओं का उनको जानते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, उनका निस्तारण करते हैं। विद्यालय द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इसके समाधान। जैसे अब क्या हुआ कि डाइट के क्षेत्र में आने वाले जितने भी स्कूल हैं तो उन स्कूलों का क्या करते हैं, सुपरविज़न करते हैं, फिर उन छात्रों को या स्कूलों में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करते हैं और फिर उसके निराकरण के लिए उपाय खोजते हैं। तो ये डाइट मेंटर के काम होते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं। पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए पाठ्य पुस्तकें चित्र उनके रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। पुस्तकों के जो चित्र हैं रंगीन और आकर्षक, कि बच्चा उसमें क्या हो, इंटरेस्टेड हो। पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की। देखिए उसकी जो लैंग्वेज है कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और आम बोलचाल की भाषा में बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर मिले। उसमें देखिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चा उससे सीख सके, उससे अपने आप को रिलेट कर सके। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल और रोचक हो। देखिए सबसे मेन चीज़ है कि बच्चा अगर उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा तो वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। तो जो उसका लेवल है बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए और रोचक होना चाहिए, बच्चा उसमें रुचि ले। बच्चे अपने ज्ञान का मूल्यांकन, और उसमें चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जितना सीखा उसने, जैसे अभ्यास प्रश्न है तो जितना सीखा उनका मूल्यांकन भी कर सके, वो ऐसी पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। देखिए खेलकूद की बात करें तो खेलकूद, प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना। सबसे पहली चीज़ कि हर छात्र को मौका मिले। खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होना, कि ऐसा नहीं कि भाई क्लास में 2-4 बच्चे हमने क्या किया, अच्छे अच्छे जिनका शारीरिक शरीर से अच्छे हैं उनको हमने छांट लिया, वो चीज़ गलत है। किसी बच्चे का सबको जो है बराबर मौका मिलना चाहिए। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, बच्चा चाहे एक गेम खेले लेकिन उसके नियमों का उससे ज्ञान होना चाहिए। ठीक। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना। जब भी ऐसा कोई मौका है या खेलों का आयोजन हो तो निश्चित रूप से ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर अध्यापक की मौजूदगी हो और छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। अगला है लोच का सिद्धांत क्या है। देखिए प्रबंधन साधन है ना कि साध्य। मैनेजमेंट क्या है, साधन है ना कि साध्य है। साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इसी साध्य के लिए लगा है।
अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए और यही लोच का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हो गए 15 आपके अति लघु। उसके बाद लघुत्तरीय 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपसे ये अपेक्षा की जाती है आप 50 वर्डों में उसका उत्तर, 50 वर्ड्स में उसका उत्तर लिखें। किस तरीके के प्रश्न आते हैं मैं बता रहा हूँ, इनके उत्तर आप स्वयं खोजें, स्वयं अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है, इस संदर्भ में अपने विचार दीजिए। 32वां प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं? नामांकन वृद्धि तथा हास दर में कमी समुदाय किस प्रकार से सहयोगी हो सकता है? अगला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेखों की सूची बनाइए, किन्हीं 2 अभिलेखों के विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। देखिए विद्यालय अभिलेख बहुत सारे होते हैं, तो किन्हीं 2 का वर्णन। विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक दैनंदिनी शिक्षक के कार्यों का दर्पण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आगे देखिए, नेतृत्व का आशय स्पष्ट कीजिए, कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की क्या भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है को स्पष्ट करते हुए बताइए कि विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध हो सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय का बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है, विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका पूरा पेपर और प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाने के बाद महसूस करेंगे खुद को कॉन्फिडेंट कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आप कितने पानी में हैं, मतलब आपको कितना आता है। तो इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न हो, आप निसंकोच हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं किसी भी विषय से संबंधित। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।